एंड इन दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। गाइस, WTO की शुरुआत थी आपकी 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस विच वाज हैपेंड इन 1944। तो 1944 में अमेरिका के अंदर ब्रेटन वुड्स की 44 कंट्रीज की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 3 आउटकम आए थे। पहला था IMF इंस्टीट्यूशन था, उसमें ITO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हेलो।
Okay, sorry guys, sorry for the disturbances. There are certain technical issues. I hope I'm audible right now. Okay, तो फिर से शुरू करते हैं. तो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों. वेलकम टू द बैंकिंग गवर्नेंस. गाइस, बैंकिंग गवर्नेंस के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हमने पिछले 2 लेक्चर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है. करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके से रिलेटेड सवाल इस टॉपिक से बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये संस्था ऐसी संस्था है ना कि जो न्यूज में लगातार बनी रहती है किसी न किसी कारणवश. तो इसलिए यहाँ से सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है वहां पे, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो गाइज, हमने लास्ट 2 लेक्चर से इसी श्रृंखला के अंदर 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, दोनों फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उसमें से एक थी IMF और दूसरी थी वर्ल्ड बैंक. ये 2 संस्थाओं को हमने डिटेल में पढ़ा था. आज हम जिसको पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO.
सो गाइस, अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताऊं तो डब्ल्यूटीओ क्या है, तो डब्ल्यूटीओ एक ट्रेड रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में पाया जाता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो डब्ल्यूटीओ है ना, इसका प्रमुख कारण क्या है कि दुनिया के अंदर जो भी ट्रेड है उसको संतुलित रखना, उसको रेगुलेट करना। इसके लिए ट्रेड से रिलेटेड जो भी अलग अलग एग्रीमेंट्स है, जो भी नियम है, उन नियमों को बनाना और उन नियमों को कंट्रीज के ऊपर एनफोर्स करना, बाइंडिंग रखना, ये काम कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर सारी दुनिया की कंट्रीज, ज्यादातर पार्टी साथ में आती है। कुल मिला के 164 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। ये 164 मेंबर कंट्रीज साथ में आती है और साथ में मिलके अलग अलग एग्रीमेंट्स करती है। एग्रीमेंट करने के बाद उन एग्रीमेंट्स को बाइंडिंग डिक्लेयर किया जाता है, मतलब वो कंपलसरी होते हैं वहां पे। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री, मेंबर कंट्री, इन रूल्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो वहां पे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती है जो ये इंश्योर करती है कि कोई भी कंट्री इन रूल्स के वायलेशन में काम ना करे वहां पे। तो दीज आर बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, और इन एग्रीमेंट्स को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोगों ने डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत बार सुना होगा, जैसे सब्सिडीज के रिलेटेड मैटर में, एग्रीकल्चर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैटर में। हाँ, तो अभी रिसेंटली कोविड के अंदर क्या हो गया था कि डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट का प्राइमरी मीनिंग क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको आप कहते हो, उसको रेगुलेट करना। जैसे मान लो कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, इन जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने का काम डब्ल्यूटीओ के अंदर आईपीआर काउंसिल करता है। तो वहां पे कोविड के अंदर डब्ल्यूटीओ ने क्या किया कि 5 साल के लिए, फॉर द 5 इयर्स, जो कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन के अंदर कोविड वैक्सीन जो भी बनाई गई है, ठीक है ना, तो उसका जो भी पेटेंट होगा उसको 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करना मतलब क्या, कि वहां पे कूलिंग पीरियड रख दिया गया कि 5 साल के लिए पूरी दुनिया के अंदर कोई भी संस्था किसी भी तरीके की वैक्सीन को बना सकते हैं। देयर विल बी नो कॉपीराइट, सॉरी, पेटेंट राइट इंफ्रिंजमेंट, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा, ये डिक्लेयर किया गया था। ये डब्ल्यूटीओ ने किया था उस समय, बिकॉज दिस मैटर फॉल्स अंडर द पर्व्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ एक काफी इंपॉर्टेंट संस्था बन जाती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या होती है? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड ग्रेट डिप्रेशन, ये जो मतलब 1914 से लेकर 1945 का समय था, इसी दौरान क्या हो गया था, दुनिया के अंदर ट्रेड एक तरीके से खतरे में आ गया। तो इसके जो सिम्टम्स थे इकोनॉमी के ऊपर वो काफी निगेटिव थे, इसीलिए वहां पे डिस्कशन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ब्रेटन वुड्स के अंदर। कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो 1944 में बुलाई गई थी। इंडिया वाज अ पार्टी टू दैट कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 नतीजे आए। पहला नतीजा ये था, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का काम क्या है गाइस? तो IMF एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने का काम करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को शॉर्ट टर्म की लेंडिंग करने का काम कौन करेंगे? IMF। उसके अलावा और एक संस्था थी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में, उसका नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को आप वर्ल्ड बैंक कहते हो। ये दूसरी संस्था बनी थी उस समय में। वर्ल्ड बैंक भी IMF की जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट ये कुछ अलग तरीके से। डिफरेंस कहां पे आ रहा है इनके ऑब्जेक्टिव में? IBRD, वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक ये काम किसके लिए करती है? डेवलपमेंट के लिए एंड गरीबी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए और दुनिया का विकास करने के लिए IBRD यानी वर्ल्ड बैंक फंडिंग देने का काम करता है। तो हम लोगों ने ये 2 संस्थाएं पढ़ी, लेकिन ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में और एक तीसरी संस्था बनी थी जो कभी एग्जिस्ट हुई नहीं। उसका नाम था ITO, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ITO
उस समय में एक आइडिया निकली थी कि आईटीओ भी बनना चाहिए, लेकिन आईटीओ कभी बन नहीं पाया क्योंकि उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे वहां पे। अमेरिका ने भी बैकआउट कर दिया था आईटीओ में मेंबर बनने से, और उस समय में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, तो इसलिए आईटीओ कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब आईटीओ का प्लान फ्लॉप हो गया ना, तब उस समय में एक टेम्पररी अरेंजमेंट बन गई 1948 में, उसको कहा गया GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT का ही रूपांतर है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। करेक्ट। तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी वहां पे। सी गाइस, जब दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का फेज था, ग्रेट डिप्रेशन ये 1929 के बाद आया था। ये इतना बुरा दौर था कि पूरी दुनिया की जीडीपी लगभग 15% तक गिर गई थी। जीडीपी जो थी वो 15% तक गिर गई थी। डिमांड ऑलमोस्ट जीरो। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जहां पे इकोनॉमी में डिमांड इज ऑलमोस्ट जीरो, उसके कारण प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन नहीं होने से कारण एम्प्लॉयमेंट भी लगभग ना के बराबर होती है और गरीबी बढ़ जाती है। अमेरिका, यूएसए, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसने तक 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद पॉवर्टी का जो खतरा था वो देखा था वहां पे। तो इसीलिए ग्रेट डिप्रेशन के अंदर कंट्रीज ने अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स? तो कंट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया? टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। टैरिफ, टैरिफ यानी टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। जब कोई भी सरकार उसके फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, दैट इज नोन एज टैरिफ। करेक्ट। 1929 में अमेरिका ने एक कानून पास किया था, उसको सिंपली कहते हैं हम टैरिफ एक्ट। उस टैरिफ एक्ट के बाद जो है ना, पूरी दुनिया में एक तरीके से एक रेस चल गई, एक युद्ध छिड़ गया, उसको हमने कहा टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर। तो व्हाट वाज इन द टैरिफ वॉर? तो सिंपली हर कंट्री, यूएसए को देख के हर कंट्री ने क्या कर दिया था वहां पे, अपने देश के अंदर टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स पर्टिकुलरली से। क्यों? टू प्रिवेंट और टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हर कंट्री ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडस्ट्री को बचाने के लिए वहां पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब ये कैसे होता है गाइस, थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट देता हूं इसके बारे में। कि देखो, जब इकोनॉमी काफी खराब होती है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन का माहौल था। अब ग्रेट डिप्रेशन का जो माहौल था, उससे बाहर निकलने के लिए जो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पुश करना जरूरी था, बराबर। अगर उस समय में इंपोर्ट से ही देश के अंदर सप्लाई को मैनेज किया जाएगा, तब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, उनकी डिमांड घट जाएगी। जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड घट जाएगी ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा और उसके कारण इकोनॉमिक और ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी वहां। तो दैट्स हाउ कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए क्या कर दिया, फॉरेन जो भी प्रोडक्ट है जिनको इंपोर्ट किया जा रहा है उनके ऊपर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने किया, अमेरिका का देख के और भी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ने इस तरीके से टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल टू द ग्लोबल ट्रेड। उसके कारण दुनिया का ट्रेड लगभग वहां पे खत्म होने की कगार पे आ गया, इतनी बुरी अवस्था हो गई। तो दुनिया में ट्रेड कम हो रहा था वहां पे। इसीलिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात के ऊपर चर्चा की गई कि दुनिया के अंदर ये जो टैरिफ वॉर है ना, इसके जैसी घटनाएं फिर से ना हो। तो देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन who can regulate the global trade system so that such event cannot happen again. So that's why ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आइडिया सामने आई। लेकिन ITO कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसका प्राइमरी कारण था यूएसए। यूएसए वाज नॉट इन फेवर टू एस्टैब्लिश ITO। 1950 तक आते आते अमेरिका ने बोल दिया कि यूएसए विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ ITO। तब ये ITO का जो भी प्रोग्राम था ना, वो वहीं पे खत्म हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसी दौरान जो है ना, और भी घटनाएं हो रही थी। जैसे कुल मिला के 23 कंट्री ने, 22 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो 23 कंट्रीज ने
1947 में आके एक टेम्पररी एग्रीमेंट कर दिया व्यापार के लिए, उसको कहा गया GATT, स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बेसिक आइडिया ये था कि ये जो टैरिफ वॉर और उसके कारण होने वाले नुकसान देना, उन नुकसानों को कम करने के लिए और टैरिफ वॉर को रोकने के लिए GATT का गठन किया गया। कुल मिला के 1947 में 23 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने गैट एग्रीमेंट को साइन किया। ये एग्रीमेंट था, ये कोई संस्था नहीं थी ITO की तरह, WTO की तरह, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये बस एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था। इट वाज अ एडजस्टमेंट अमंग द 23 कंट्रीज टू सेटल दैट ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है ना। और इस तरीके से गैट की शुरुआत हुई और दुनिया के अंदर ट्रेड को रेगुलेट करने की शुरुआत हो गई। देखते देखते गैट की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। 1995 तक गैट के अंदर कुल मिला के 123 कंट्रीज आ गई, बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना। तो इस तरीके से गैट आगे बढ़ रहा है। अब ये गैट एक एग्रीमेंट था, इसके अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज थे उनको मेंबर नहीं कहा जाता था, उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता था, ठीक है। और गैट के अंदर बस ट्रेड इन गुड्स कंसीडर किया जा रहा था, ओनली गुड्स, मतलब देयर इज नो सर्विसेज, ठीक है, नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो सर्विसेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये जो ट्रेड के ये जो प्रकार है ना, इनको गैट के अंदर कवर नहीं किया जाता, इसलिए गैट कितना भी हो जाए एक इनकम्प्लीट एग्रीमेंट था। तो इसीलिए अभी भी दुनिया के अंदर एक फॉर्मल और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी, डिमांड थी, जो पूरी दुनिया के अंदर सारे तरीके का ट्रेड कंट्रोल कर सके। इसीलिए 1995 में 1 जनवरी 1995 में WTO की स्टैब्लिशमेंट होती। WTO जब स्टैब्लिश हुआ तब वो मराकेश एग्रीमेंट के बाद स्टैब्लिश हुआ। मराकेश एग्रीमेंट याद रखना गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरीके से कि मराकेश एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे ITO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए दैट मराकेश एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गैट के अंदर एक प्रावधान ऐसा था कि जब ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही है अंडर द गैट रूल्स, तब इसके इन कंट्रीज के बीच में कभी ना कभी झगड़े हो सकते हैं, रिजर्वेशन हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इन कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए ये जो गैट की मेंबर कंट्रीज थी ना, वो समय समय में मिलते थे। देयर वाज नॉट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक समय के बाद वो एक साथ मिलते थे, उनको कहा जाता था राउंड। तो गैट राउंड होते थे, गैट राउंड होते थे। तो एक के बाद ये गैट राउंड्स होते थे, उन्हीं राउंड के अंदर गैट से रिलेटेड मैटर्स को वहां पे डिस्कस किया जाता था। अंडरस्टूड? ओके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, it is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade between nations. The WTO is the world's largest international economic organization with 164 member states. 164 मेंबर स्टेट्स है, उसके अंदर 160 आर मेंबर्स ऑफ UN और 4 नॉन UN मेंबर्स है, रिप्रेजेंटिंग ओवर 96% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। मतलब WTO के अंदर ये जो मेंबर कंट्रीज है, इनका जो व्यापार जिनको WTO रेगुलेट कर रहा है ना, उस व्यापार का अगर मैं साइज बताऊंगा आपको तो इट इज 96% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड को WTO रेगुलेट कर रहा है, लगभग सारा ही हो गया, उसमें क्या बचा है। It is officially commenced operations on 1st of January 1995। WTO की एस्टेब्लिशमेंट इस समय में हुई थी, ठीक है। Presumed to be 1994 मराकेश एग्रीमेंट, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की। Thus replacing the General Agreement on Tariff and Trade GATT को 1995 में रिप्लेस करके क्या बना है WTO that had been established in 1948। 1 जनवरी 1948 से गैट का एप्लीकेशन हुआ था, मतलब 1947 में वो गैट रूल्स बने थे, अप्लाई कब हुए 1948 से। तो गैट जो है वो 1 जन 1948 से अप्लाई हुए थे। The WTO facilitate trade in goods, services and intellectual property।
तो तीन दिशा में डब्ल्यूटीओ ट्रेड को कंट्रोल करता है। पहला गुड्स की दिशा में, दूसरा सर्विसेज एंड तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, among the participating countries by providing a framework for negotiation trade agreements which usually aim to reduce the eliminate tariff quota and other restrictions। तो इंटरनेशनल व्यापार के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उन रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए उनको ट्रेड बैरियर कहा जाता है। उन ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जिस गैट राउंड जिसके तहत डब्ल्यूटीओ बना था वो राउंड कौन सा था? उरुग्वे राउंड 1986 से 1994, ये 8 राउंड था। तो उरुग्वे राउंड के अंदर ही गैट का रूपांतर किसमें हुआ है? आपका डब्ल्यूटीओ में हुआ है। अभी प्रेजेंट मेंबरशिप 184 मेंबर्स सॉरी 164 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। इवोल्यूशन, ये उसी की स्टोरी जो भी। डब्ल्यूटीओ इज सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1947। गैट वाज द ओनली मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट governing international trade from 1948 until the WTO has been established in 1995। उरुग्वे राउंड के द्वारा बन गया था ये 1996 to 1994 में। गैट led to the WTO's creation and began its operation on 1st of January 1995। The agreement establishing the WTO, commonly known as Marrakesh Agreement, was signed in Marrakesh, Morocco in 1994। Main difference between the GATT and WTO was that GATT mostly deal with the trade in goods. The WTO and its agreements could not only cover the goods but also trading services and other intellectual property। तो गैट और WTO के बीच में ये डिफरेंस भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गैट जो है वो गुड्स में काम कर रहा था, लेकिन WTO जो है ना वो गुड्स, सर्विसेज एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके ट्रेड्स में रेगुलेशन करने का काम करता है। Why WTO replaced GATT? कि WTO की जगह GATT की जगह पे WTO क्यों लाया गया? क्योंकि GATT के जो थे ना वो काफी लिमिटेशंस थे। जैसे पहला, इट लैक द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। GATT कोई संस्था नहीं थी, GATT एक एग्रीमेंट था, इट जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो इसके अंदर कोई एक फिक्स सेक्रेटरीट नहीं था, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था, है ना, कोई बाइंडिंग एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं थी वहां पे। तो इसके लिए क्या हो गया कि गैट के अंदर बहुत सारे लिमिटेशन देखने को मिल गए। गैट बाय इटसेल्फ वाज ओनली द सेट ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट। ये पहला प्रॉब्लम था गैट के साथ। गैट के साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दैट इट डिडंट कवर द ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। ये चीज हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैट के अंदर कवर नहीं किया गया था। थर्ड, स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वाज एब्सेंट। गैट के अंदर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं मिल रहा था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मान लो कि हम 100 लोगों ने मिलकर कोई एक डिसीजन किया है, ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि उस डिसीजन को फॉलो करें, लेकिन हम 100 में से कुछ बदमाश लोग ऐसे होंगे जो उन डिसीजन को अबाइड नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे। तब वहां पे ऐसी कोई तो भी संस्था होनी चाहिए जिसको आप कहोगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो वहां पे उन रूल्स को एनफोर्स करने में मदद करे। जैसे कि कोर्ट, इकोनॉमी सॉरी किसी भी देश के अंदर क्या होता है? कोर्ट सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम। तो जो भी कानून है अगर उनको वायलेट किया जाएगा तो जुडिशियरी एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करती है और वहां पे एनफोर्समेंट करवाती है। बाय डेवलपिंग कंट्रीज इट वाज सीन एज द बॉडी मेंट फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ वेस्ट। गैट जो है ना, ये गैट को दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये डेवलपिंग कंट्रीज किस तरीके से देख रही थी गैट को कि ये जो डेवलप कंट्रीज है, वेस्ट मतलब क्या? डेवलप कंट्रीज, तो वेस्ट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली गैट एक संस्था थी। इसके अंदर सारे कंट्रीज की सारी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जा रहा था या फिर अच्छे से एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए एक तरीके से बायस बन गई थी गैट अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज। This was because Geneva Treaty of 1946, where GATT was signed, had no representation from newly independent states and socialist states.
तो उस समय में जो भी नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी, गैट के अंदर उनको शुरुआती समय में कोई स्थान नहीं मिला था. अंडर गैट कंट्रीज फेल टू कर्ब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड नॉन बैरियर. और क्या प्रॉब्लम थी? गैट. तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो गैट एग्रीमेंट था ना, ये टैरिफ ट्रेड बैरियर को कंट्रोल कर रहा था. टैरिफ ट्रेड बैरियर मतलब क्या कि जैसे इनकम इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए, उस तरीके के ट्रेड को गैट के अंदर कंट्रोल किया जा रहा था. बट व्हाट अबाउट नॉन टैरिफ बैरियर? नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में क्या? तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है गाइस? देखो, जैसे मान लो कि भारत ने डिसाइड किया कि अमेरिका से हम गेहूं मंगवाएंगे. ठीक है. अब गेहूं मंगवाते समय गैट के अंदर नियम क्या लगा कि कोई भी गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा. ठीक है, हमने मान लिया. ठीक है, गैट के हम मेंबर है, यूएसए भी मेंबर है. हमने गैट के नियमों को मानते हुए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई. तो मतलब कितना भी गेहूं इंडिया में आ सकता है क्या? उससे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से जो गेहूं आ रहा है वो सस्ता है और इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो महंगा है, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा और टेक्नोलॉजी है. तब इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट फेल हो सकता है. तब भारत सरकार जो है ना, गैट के अंदर तो बस टैरिफ इसको इसको टैरिफ ट्रेड बैरियर को ही कंट्रोल किया है ना. तो इंडिया क्या करेगा? नॉन टैरिफ बैरियर को अप्लाई कर देगा. नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या कि अमेरिका से जो भी गेहूं आ रहा है उस गेहूं की हम क्वांटिटी को ही अप्रूव करेंगे. जैसे मान लो कि यूएसए से हर महीने हम बस 10 मिलियन टन उतना ही गेहूं इंपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. जबकि इंडिया की रिक्वायरमेंट 50 मिलियन टन की है, लेकिन उसमें से हम 10 मिलियन टन इंपोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं. और अमेरिका रेडी हमको 50 मिलियन टन देने के लिए. अमेरिका के पास उतना प्रोडक्शन है, बट फिर भी हमने क्या लगाया? कोटा. हमने क्या लगाया? कोटा. और कोटा कितना लगाया? 10 मिलियन टन. उससे ज्यादा नहीं मंगवाएंगे. जब हम इस तरीके से कोटा लगा रहे हैं ना, तो वो भी तो एक ट्रेड बैरियर है, लेकिन वो किस तरीके का ट्रेड बैरियर है? नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, कोटा सिस्टम. वहां तो ये जो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स है ना, ये गैट के अंदर कवर्ड नहीं थी. तो दैट वाज द अनदर प्रॉब्लम. तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डब्ल्यूटीओ की जरूरत काफी डब्ल्यूटीओ की काफी ज्यादा जरूरत बन गई थी, इसलिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया. अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहली बात, कंट्रीज को साथ में लाना, और कंट्रीज को साथ में लाने के बाद एक कंसेंसस के आधार पे इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाना. ठीक है. टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग द फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन. कि दुनिया के अंदर व्यापार को और मुक्त व्यापार में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, उसके लिए एक निगोशिएशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना वहां पे. टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट जनरेट हो रहा है वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में, उन सारे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है. Providing assistance to the developing, least developed and low income countries in transition to adjust WTO rules and discipline through technical cooperation and training. मतलब पैसे की मदद नहीं करेंगे, डब्ल्यूटीओ की मदद करेंगे. वो चाहे तो आपको गाइडेंस देंगे, कुछ टेक्निकल मदद चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग देंगे, मदद करेंगे. किनको? गरीब कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को. क्यों? क्योंकि जब वो कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के एडवांस रूल मानेंगे ना, तब उन कंट्रीज के अंदर नुकसान होने की संभावना है. जैसे फॉर एग्जांपल, कोई गरीब देश है, अगर किसी गरीब देश ने उस कंट्री के मतलब उनकी इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के रूल्स अप्लाई कर दिए, तब बड़ी बड़ी कंपनियां उस कंट्री के अंदर जाएंगी और प्रोडक्शन करेंगी, है ना, या फिर अपने माल को बेचेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे वहां पे. तो ऐसे हालत में जो फॉरेन की कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो तो वहां पे सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो फॉरेन कंपनी के कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव स्किल. तो इसके कारण क्या होगा कि जो गरीब देश है ना, उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो सकती है. तब ऐसे सिनेरियो में डब्ल्यूटीओ आगे आएगा और गरीब देशों की मदद करेगा बाय प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग. So these are certain objectives of World Trade Organization. Principles of WTO.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो सारे एग्रीमेंट्स है ना, वो सारे एग्रीमेंट्स अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, कि ये वो नियम है जिन नियमों के आधार पर कंट्रीज एक दूसरे से रिलेशन स्टैब्लिश करती है। जैसे पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन कैसे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन ये प्रिंसिपल दिया है। डब्ल्यूटीओ के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो 164 मेंबर्स का इंडिया क्या है, 164 मेंबर्स में इंडिया एक क्या है, मेंबर है। अब इंडिया ने क्या किया, उन 164 मेंबर में से 20 मेंबर्स को एक टैग दिया, एक दर्जा दिया, उसको हमने कहा मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो एमएफएन स्टेटस हमने दे दिया 164 में से 20 कंट्री। अब वहां पे क्या होगा कि मान लो अगर भारत सरकार किसी एक 20 में से किसी एक कंट्री को कोई ट्रेड कंसेशन दिया जा रहा है भारत के द्वारा, कि मान लो उन 20 में से एक कंट्री है रशिया, अब रशिया और इंडिया की अच्छी बन रही है वहां पे, तो भारत सरकार ने रशिया को वहां पे ट्रेड कंसेशन दिया। ट्रेड कंसेशन इन द सेंस कि मान लो भारत सरकार ने कहा कि हम रशिया से जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मंगवा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर 0% ड्यूटी लगाएंगे, मतलब देयर विल बी नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कमिंग फ्रॉम रशिया। तो रशिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया है, उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी। अब जब ये स्कीम हम रशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ के जितने भी कंट्रीज जिनको हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है, सबको हमको वो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बस रशिया को सिलेक्टिव नहीं अप्लाई कर सकते। रशिया के साथ जितने भी बाकी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली कंट्रीज है ना, उन मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली कंट्रीज को भी हमको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0% देनी पड़ेगी, हमारी इच्छा हो या फिर ना हो। तो इसको कहा जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जितनी भी एमएफएन स्टेटस कंट्रीज है इंडिया के साथ जुड़ी हुई, सबको वो रूल अप्लाई किया जाएगा। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। ऑल नेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट टू द कंट्रीज। No one country can grant any other member country any special favor। ठीक है, जैसे इंडिया बस रशिया को ही नहीं दे सकता, अगर इंडिया रशिया को देगा तो सबको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if one country lower the tariff to one country, then it has to be lowered to all member countries। सबको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वो टैरिफ कम करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, भारत ने बहुत पहले ही मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को दे दिया था, बट पाकिस्तान ने अभी तक हमको दिया नहीं था। बाय द वे, देयर इज नो कंपल्शन दैट इंडिया शुड गिव मोस्ट फेवर्ड नेशन टू एनीवन और अदर वन। जिसको चाहिए उसको दिया जा सकता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। आप लोगों को याद होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था, जहां पे हमारे 40 जवानों को मतलब उनको शहादत मिली थी वहां पे। तो उस अटैक के अगेंस्ट में उसको प्रोटेस्ट करते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस रिवोक कर दिया था वहां पे। तो इंडिया मतलब कोई भी मेंबर कंट्री जब चाहे तब किसी को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दे सकती है, स्टेटस दे सकती है, या फिर जब चाहे तब किसी से भी स्टेटस रिवोक करवाया जा सकता है। सेकेंड जो इसमें प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन में, वो है नेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे इलॉन मस्क अगर भारत में आते हैं तो भारत के अंदर और भी दूसरे इन्वेस्टर है ना, जैसे टाटा ग्रुप है वगैरह वगैरह, ये भी क्या है, इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन। तो जब इलॉन मस्क ये फॉरेन इन्वेस्टर जब भारत में आएंगे, तब उनको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो भारत के अंदर दूसरे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिल रही है। इसको कहेंगे नेशनल ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोडक्ट्स आइदर लोकल और फॉरेनर्स। नेशनल ट्रीटमेंट, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो लोकल हो या फिर फॉरेनर हो, सारे इन्वेस्टमेंट को, सारे प्रोडक्ट को आप एक जैसा मानोगे, यही होता है नेशनल ट्रीटमेंट। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू लोकल एज वेल एज द प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री। जो लोकल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो फॉरेन प्रोडक्ट है, सबको इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट होगी। इसको आप कहोगे नेशनल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसके अंदर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब क्या, कि जैसे मान लो मैंने
हम लोगों ने पाकिस्तान को वहां पे क्या किया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी कि पाकिस्तान को भी इंडिया को वो करना चाहिए था फेवर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई एक कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को कुछ फेवर कर रही है तो ये दूसरी मेंबर कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेसिप्रोकेट करे वहां पे, मतलब उनको भी रिटर्न में फेवर करना चाहिए वहां पे। तो फेवर रिटर्न करना यही होता है रेसिप्रोकेट। लोअरिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इन रिटर्न फॉर सिमिलर कंसेशन फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री कोई मदद कर रही है, कोई वहां पे सुविधा दे रही है, तो रिटर्न में जो कंट्री सुविधा ले रही है ना उसको भी सुविधा देने वाली कंट्री को कुछ ना कुछ रिटर्न में करना पड़ेगा। दैट इज रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट टू मेक द बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि डब्ल्यूटीओ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे होंगे, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। जो भी कंट्रीज इसके अंदर कमिटमेंट करेंगी वो कैसे होंगी, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा आता है, ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी, कि डब्ल्यूटीओ के जो भी मेंबर कंट्रीज है ना वो अपना सारा ट्रेड रेगुलेशन का डेटा पब्लिश करेंगे। ट्रेड रेगुलेशन का डेटा मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीआई टैग दिया जाता है इंडिया के अंदर, तो जीआई टैग क्या है, कैसा है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सारा जो भी पॉलिसी है ना वो सारी पॉलिसी पब्लिश की जाएगी। ये ट्रेड रेगुलेशन है ना, तो उसको आप क्या कहोगे, ट्रांसपेरेंसी। तो वो पॉलिसी सारी मेंबर कंट्रीज को पता होनी चाहिए वहां पे। एंड नोटिफाई द चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी टू द डब्ल्यूटीओ, तो वो सारी ट्रेड पॉलिसी डब्ल्यूटीओ को शेयर करनी पड़ेगी। Encouraging development and economic reform. All efforts are made by WTO system to contribute the development. इसका और एक प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट करवाना, सारा सिंपल मीनिंग यही निकलना है, ठीक है, encouraging development. So these are certain principles on the basis of which WTO is functioning. अब समझते हैं डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो गाइस डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है ना दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये 2 साल में एक बार होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है डब्ल्यूटीओ के अंदर, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और दूसरी होती है जनरल काउंसिल। ये जनरल काउंसिल मेंबर कंट्रीज की काउंसिल होती है। जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब जनरल काउंसिल ही सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बन जाए, ओके। इसी जनरल काउंसिल के अंदर एक आएगी आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दूसरी आएगी आपकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 3 तरीके के ट्रेड्स को कवर करेगी। पहला गुड्स, उसके लिए बनी है गुड्स काउंसिल। दूसरा ट्रेड होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए बनेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। तीसरा बनेगा सर्विस ट्रेड, उसके लिए बनेगी सर्विस काउंसिल। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सारी एंटिटीज को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे पहला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अभी के लिए 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 2022 में। Structure of WTO is dominated by highest authority, the ministerial conference, composed of representatives of all WTO members. सारे के सारे WTO मतलब 164 मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव आपके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आके बैठेंगे, which required to meet at least every 2 years, कम से कम 2 साल में एक बार मिलना कंपलसरी है, which can take decisions on all matters under any of the multilateral trade agreement. तो ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े डिसीजन थे वो सारे बड़े डिसीजन कौन लेंगे, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो याद रखना गाइस, ये 2 साल में एक बार मिलेगी, कम से कम 2 साल में एक बार मिलेगी। सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। देन ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है डब्ल्यूटीओ के अंदर। फिर आती है आपकी जनरल काउंसिल, ठीक है। जनरल काउंसिल के अंदर भी सारे के सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनते हैं एंड इट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद आएगी आपकी जनरल काउंसिल। जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपकी 2 साल में एक बार मिलेगी, लेकिन बाकी 2 साल के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए जो संस्था बनती है वो है आपकी जनरल काउंसिल। उसके बाद जनरल काउंसिल के साथ आती है आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये जनरल काउंसिल के साथ आती है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मतलब क्या, कि जो भी
मेंबर कंट्रीज है, जब मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तब मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट जनरेट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिसेंटली भारत ने क्या किया था कि चाइना के तकरीबन 50 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया था इंडिया के अंदर। तो चाइना ने इंडिया को डब्ल्यूटीओ के अंदर ड्रैग किया था वहां पे, कि घसीट के लेके गए थे इंडिया को, और वहां पे फिर ये डिस्प्यूट चालू हुआ वहां पे। तो वो कहाँ पे हो रहा था? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, टू ओवरसी द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, to conduct regular reviews of the trade policies of individual WTO member। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी मतलब क्या होती है कि सारी कंट्रीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज होती है कि एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देनी कि नहीं, इंपोर्ट के लिए टैक्सेस कितने लगाने चाहिए, कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, एक्सचेंज रेट कैसे हो गए, ये सारी चीजों के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बनती है हर कंट्री की, मतलब मेंबर कंट्रीज की उन सारी ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करने वाली जो संस्था है वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है। ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं जो आपके डब्ल्यूटीओ के अंदर आ रही है, और ये जनरल काउंसिल के अंडर आई है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपकी डब्ल्यूटीओ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा है गाइस। लेकिन डब्ल्यूटीओ को समझना है ना, तो उनके एग्रीमेंट को समझना काफी जरूरी होता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एग्रीमेंट बने, उन एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे एग्रीमेंट्स को पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट। इट वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड, 1995 में जब उरुग्वे राउंड हुआ था तब एग्रीकल्चर के ऊपर ये एग्रीमेंट किया गया था ऑफ द गेट, एंड वाज कंक्लूडेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ इन 1995। तो जैसे ही डब्ल्यूटीओ बना उसी के साथ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी लागू हो गया थ्रू एओए। क्या हो रहा है? WTO aim at reforming the trade in agriculture with a fair and market driven system। तो बेसिकली ट्रेड इन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को बनाया गया है। एग्रीकल्चर का जो ट्रेड था उसको प्रमोट करना है। The agreement allows government to support their rural economics but only allowed those policies that causes less trade distortion। बेसिक क्या है यहाँ पे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट एग्रीकल्चर के अंदर जो भी डिस्टॉर्शन करने वाली प्रैक्टिसेज है, जैसे सब्सिडीज देना वगैरह, उनको कंट्रोल करता है। जैसे सब्सिडीज मिलती है उनको कंट्रोल किया जाता है। दिस एग्रीमेंट हैज फिक्स्ड कमिटमेंट फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग 3 एग्रीकल्चर सप्लाई चेन सिस्टम, ठीक है। अब ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए के अंदर। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहला मार्केट एक्सेस, दूसरा डोमेस्टिक सब्सिडी, और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी आएगा। मार्केट एक्सेस मतलब क्या है? सी, मार्केट एक्सेस मतलब कोई भी फॉरेनर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में जब आसानी से एंट्री कर सकता है, आप कहोगे कि मार्केट एक्सेस अच्छा है। अगर कोई भी फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आसानी से एंट्री नहीं कर सकता है ड्यू टू द कोटा, ड्यू टू द बैरियर्स, तब आप कहोगे कि मार्केट एक्सेस बुरा है। तो वही है मार्केट एक्सेस को बढ़ाना यहाँ पे। दिस कैन बी डन बाय रिमूविंग वेरियस ट्रेड बैरियर्स। तो टैरिफ, नॉन टैरिफ, हर तरीके के बैरियर्स को खत्म करके मार्केट एक्सेस को बढ़ाना, यही एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। बाय फिक्सिंग द टैरिफ, इसके अंदर क्या होता है? टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगी थी, ये टैरिफ को फिक्स करना है। एंड प्रोग्रेसिवली प्रमोटिंग फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, बट गाइस फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं होता ना हर बार, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फ्री ट्रेड के चक्कर में क्या होता है, डेवलप कंट्रीज का फायदा हो जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज सफर करती है। क्योंकि डेवलप कंट्री के अंदर है पैसा, टेक्नोलॉजी, स्किल। पैसा, टेक्नोलॉजी, स्किल, इन 3 चीजों के बदौलत डेवलप कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वहां पे इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और वहां पे सस्ते दाम में प्रोडक्शन हो सकता है। तो दे कैन अफोर्ड टू सेल इट एट लोअर प्राइस। डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री नहीं, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास स्किल है, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी। तो वो परंपरा के आधार पे अपना प्रोडक्शन करती है, करेक्ट। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम होती है उनके पास, इसके कारण उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब जब हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेंगी तब उनकी चीजें महंगी होगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की,
तो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री की महंगी चीजें और फॉरेन इंडस्ट्री की सस्ती चीजें एक ही मार्केट में बेची जाएगी, तब सस्ती चीजों को पहले खरीदा जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर करेगी। ठीक है, तो इसलिए फ्री ट्रेड जो होता है ना, वो डेवलप कंट्रीज के लिए फायदेमंद हो जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर मार्केट एक्सेस के बाद, वो है डोमेस्टिक सब्सिडी। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, इज टॉकिंग अबाउट सब्सिडी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जिसको आप कहते हो इंपोर्ट सब्सिडी पर्टिकुलरली से। जैसे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को भारत सरकार की मदद से अलग अलग सब्सिडीज मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया सब्सिडी मिलती है ना। यूरिया सब्सिडी होता है, यूरिया का एक थैला तकरीबन 2200 रुपए तक मिल जाता है, अराउंड ना, नॉट एग्जैक्टली पता मुझे, लेकिन तकरीबन 2100 से 2200 के बीच में मिलता है। लेकिन वही थैली कोई भी फार्मर जो होता है ना, वो तकरीबन 260-270 रुपए में खरीद लेता है। बाकी का पैसा क्या है, सब्सिडी है। तो ये क्या है, इंपोर्ट सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, है ना। टेक अनदर एग्जांपल, भारत सरकार क्या करती है, गरीबों को सस्ते में अनाज देती है। अभी के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वहां पे। तो जब ये भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दे रही है या फिर सब्सिडाइज रेट पे अनाज दे रही है, तब उसकी एक्चुअल कॉस्ट कौन पे कर रहा है, भारत सरकार। उस कॉस्ट को क्या कहेंगे, सब्सिडी। तो वो क्या बन गई, फूड सब्सिडी। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सिडीज दी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है, ये जो सब्सिडीज है, दीज आर नोन एज ट्रेड डिस्टॉर्शन सब्सिडी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि फार्मर्स को ये जो यूरिया सब्सिडी मिल रही है, ये जो फूड सब्सिडी है, या फिर MSP भी दिया जाता है फार्मर्स को, ये सारे क्या है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने वाली सब्सिडी है। ये डोमेस्टिक सब्सिडी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेंगे। इसीलिए इन सब्सिडीज को लिमिट में रखना जरूरी है। दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंदर डोमेस्टिक सब्सिडीज को कंट्रोल किया जाता है। इट बेसिकली मोटिवेट्स फॉर द रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज that distorts free trade and fair prices. This is based on the premises that not all subsidies distort the trade to the same extent. Under this agreement, subsidies can be categorized into the following three boxes. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि सारी डोमेस्टिक सब्सिडीज वहां पे ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगी, इसलिए सब्सिडीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरीज मतलब बॉक्स, 3 बॉक्सेस में बांटा गया है। वो 3 बॉक्सेस कौन से, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इस तरीके से डोमेस्टिक सब्सिडीज काफी इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि सर डोमेस्टिक सब्सिडी कैसे ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, सिंपल है। जब भारत सरकार फार्मर्स को इनपुट सब्सिडी देंगे, है ना, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो जो फार्मर जो भी प्रोडक्शन करेंगे इंडिया के अंदर, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनकी लागत भी कम हो जाएगी ना। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो वो प्रोडक्ट भी सस्ते में होगा। क्यों हो रहा है, इनपुट सब्सिडी देने के कारण हो रहा है ना। अगर मान लो भारत सरकार ने यूरिया की जो थैली उसके ऊपर ये सब्सिडी नहीं दी, अब 2200 रुपए की थैली खरीद के फार्मर यूरिया यूज कर रहे हैं, तब ये 2200 रुपए वसूल किए जाएंगे ना। अब 260 नहीं, 2200 रुपए वसूल हो रहे हैं कस्टमर से। तो मतलब जो भी अनाज उगेगा वो महंगी में बेचा जाएगा, करेक्ट। लेकिन वो अनाज सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो इसीलिए ये ट्रेड डिस्टॉर्शन सब्सिडी, ये फ्री एंड फेयर प्राइसेस को, फ्री ट्रेड और फेयर प्राइस को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा WTO का कहना है। लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरीके की सब्सिडीज की जरूरत होती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। इसीलिए उनकी इनपुट कॉस्ट को कम करना जरूरी है टू रिमूव देम और टू ब्रिंग देम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो वो 3 बॉक्सेस कौन से हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला बॉक्स है ग्रीन बॉक्स, फिर अंबर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ये तीनों बॉक्सेस समझना काफी जरूरी है। ग्रीन बॉक्स ये उस तरीके की सब्सिडी होती है जिन सब्सिडीज को वर्ल्ड बैंक कहता है कि दे आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है क्या, नहीं। हेलो, तो दे आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। तो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज है, करेक्ट। All those subsidies that do not distort the trade or causes minimal distortion comes under the green box subsidy. कौन सी सब्सिडी को आप ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहोगे, जो डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे ट्रेड। एग्जांपल, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिसर्च। तो भारत सरकार जो भी रिसर्च के ऊपर खर्चा करे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
वो सारी R&D के ऊपर जो भी भारत सरकार का खर्चा है, जो भी सब्सिडी है, वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना है। डिसीज कंट्रोल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर जो भी खर्चा दिया जा रहा है, इसके ऊपर जो भी सब्सिडी दी जा रही है, वो क्या है आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। फॉर एग्जांपल जैसे फूड सिक्योरिटी, तो भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या, कि जब गरीब से गरीब इंसान को भी पेट भर के खाना मिलेगा इंडिया के अंदर, कितना भी गरीब इंसान हो लेकिन वो भी पेट भर के खाना खा सकता है। जब इस तरीके की व्यवस्था होगी भारत देश के अंदर, तब उसको आप कहोगे कि इंडिया हैव देयर फूड सिक्योरिटी, भारत में कोई भी भूखा नहीं रहे। ऐसा करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम, उसके थ्रू सब्सिडाइज खाना प्रोवाइड करती है। आजकल वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया और अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ना। तो फूड सब्सिडी देना, तो इस तरीके की सब्सिडीज कहाँ पे आएगी आपकी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। एक याद रखना गाइस, जैसे सिग्नल होता है ना, तो सिग्नल के अंदर ग्रीन सिग्नल होता है, तो ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिलता है गाड़ियां चल जाती है। उसी तरीके से ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऐसी है कि जो फ्री मूव कर सकती है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। सरकार चाहे जितनी सब्सिडी दे दे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई, क्योंकि वो कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है, वो फूड सिक्योरिटी के लिए यूज हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज हो रही है। ऑल दो सब्सिडीज आर given to the farmers that directly do not affect the international trade are also come under the green box subsidy. ठीक है, so there is no limitation on green box subsidies, याद रखना, no limitations. ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो है एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। व्हाट आर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज? डब्ल्यूटीओ का कहना यह है कि एम्बर बॉक्स के अंदर वो सब्सिडीज आएंगी जो सब्सिडीज इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद कर सकती है, तो उन सब्सिडीज को कहा गया एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब ये खतरनाक तरीके की सब्सिडी मानी गई है, इसलिए इनको लिमिटेशंस लगाए गए कि दे शुड बी अ वेरी वेरी लिमिटेड। All kind of domestic subsidies that can distort production and trade fall into the amber box subsidy. मतलब ये trade distorting subsidies है। The measures to support the price come under this box. To support the price यानी कि MSP, for example. MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गाइस आप लोगों को पता होगा कि MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, CACP, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक संस्था है। इसके रिकमेंडेशन के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल सोइंग सीजन के पहले, मतलब पेरनी अगोदर, बुआई के पहले MSP को डिक्लेयर करती है। आज इंडिया में तकरीबन 24 प्रोडक्ट के ऊपर MSP लगाई जाती है। व्हाट इज MSP? कि यहाँ पे भारत सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रॉमिस करती है कि मान लो जैसे कि गेहूं, फॉर एग्जांपल व्हीट, एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो व्हीट इज अमंग द 24 प्रोडक्ट, तो व्हीट के ऊपर MSP बताई जाएगी। भारत सरकार कहेगी कि मान लो 4000 पर क्विंटल, ये MSP बताई जाएगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये अभी की MSP नहीं है। 4000 पर क्विंटल भारत सरकार MSP बताएगी। मतलब कि अगर भारत में कोई किसान गेहूं उगा रहा है, तब भारत सरकार जब उससे गेहूं खरीदेंगी तब कम से कम 4000 रुपए मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। 4000 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट कितना है, 4000 रुपए। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये जो फार्मर है ना, ये इंश्योर हो जाता है कि अगर वो गेहूं ज्यादा उगाएंगे तब उनका 4000 के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पे, है ना। अब फिर उसके अंदर मार्केट के अंदर रेट क्यों ना गिर जाए, भारत सरकार जब खरीदेगी ना, भारत सरकार की बात कर रहा हूं, तब वो इस रेट से खरीदेंगे वहां पे, करेक्ट। तो दिस इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है वहां पे सोइंग सीजन के पहले, और उन रेट्स को कौन रिकमेंड करता है, CACP, ठीक है। तो वो MSP आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी है वहां पे। इस तरीके की सब्सिडीज कहां पे आएंगी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी में। The exception is the provision that accept subsidies up to 5% of agricultural production
फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कैसी होती है, नो लिमिटेशंस, एम्बर बॉक्स सब्सिडी कैसी होती है, लिमिटेड सब्सिडी होती है। तो लिमिट कैसी लगाई है, 5% ऑफ टोटल प्रोडक्शन टू द डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% of total production to developing countries। ये यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज। इस तरीके से यहाँ पे लिमिटेशंस लगाए गए। डेवलपिंग कंट्रीज को कितना है, 10%। जैसे इंडिया, तो इंडिया अपने टोटल प्रोडक्शन का 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली किस्सा भी हुआ था कि जापान वगैरह जैसे, जापान यूएसए जैसी कंट्री जो है इंडिया के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में चले गए थे। उनका कहना यह था कि भारत सरकार राइस के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं वो 10% की क्राइटेरिया को वायलेट कर रहे हैं। भारत इंडिया अराउंड 14 से 15% कुछ तो भी वहां पे सब्सिडी दे रहा है टोटल प्रोडक्शन का। तो इस तरीके से एम्बर बॉक्स सब्सिडी ये लिमिटेड होनी चाहिए। Next is blue box subsidy. What are blue box subsidies? All those amber box subsidies which tend to limit the production come under the blue box subsidy. Interesting बात यह है कि इंडिया में ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी नहीं जाती है, और अगर देते भी इंडिया में तो वो अनलिमिटेड रहती है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन ब्लू बॉक्स सब्सिडी, कितनी भी दे सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है। तो ये सब्सिडीज कर क्या रही है, तो ये सब्सिडीज क्या कर रही है, किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को लिमिट कर रही है, लिमिट लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि भारत सरकार ने, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि भारत सरकार ने ये बताया कि इंडिया में जितना भी गेहूं प्रोडक्शन हो रहा है तो उस गेहूं प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सारे प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, 100 किलोग्राम पर एकड़ इतने ही प्रोडक्शन के ऊपर भारत सरकार क्या देंगे, सब्सिडी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चलो 1000 किलोग्राम कर देते, 1000 किलोग्राम पर एकड़। तो जब एक एकड़ में 1000 किलो का व्हीट पैदावार हो रहा है तब उस 1000 किलो के ऊपर भारत सरकार क्या देंगी, सब्सिडी। अगर 1000 से ज्यादा हो रहा है वहां पे तब भारत सरकार सब्सिडी नहीं देगी उस एक्स्ट्रा वाले प्रोडक्शन। तब इस समय में फार्मर क्या करेंगे कि सब्सिडाइज जो सब्सिडी पे गेहूं बन रहा है उतने ही गेहूं का प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट लग गया ना, जो सब्सिडी पे प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे वहां पे। तो दैट्स हाउ प्रोडक्शन के ऊपर क्या लग गए, लिमिटेशंस। तो इस तरीके के लिमिटेशंस लगाने वाली सब्सिडीज क्या है आपकी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, करेक्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडी है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, वो है एक्सपोर्ट सब्सिडी। व्हाट आर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, सिंपली एक्सपोर्ट सब्सिडी वो सब्सिडीज होती है जो एक्सपोर्ट को ये करती है, वहां पे डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। ऑल दो सब्सिडीज दैट आर मेक एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चीपर आर कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सब्सिडी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यूएसए इंडिया में आम बेच रहा है, मैंगो, ठीक है, और 1 kg ऑफ मैंगो यूएसए जो इंडिया में आ रहा है उसकी कीमत रुपया में कन्वर्ट करके 200 रुपए निकल रही है। डॉलर टू रुपये कन्वर्ट किया, लेकिन रुपया में कन्वर्ट करने के बाद अमेरिका का मैंगो कितने में बेचा जा रहा है, 200 रुपए। जबकि इंडिया में इंडिया का अगर मैं बात करूंगा, इंडिया में अगर एक मैंगो है तो 1 kg मैंगो इंडिया में बेचा जा रहा है 150 रुपए में। तब अमेरिका क्या करेंगे, यूएसए मैंगो के ऊपर एक्सपोर्ट सब्सिडी लगा देंगे और वो कितनी मिलेगी, 100 रुपए पर केजी। 1 kg मैंगो के ऊपर 100 रुपए। तो ये जो 200 रुपए किलो मैंगो अमेरिका के इंडिया के अंदर बेचा जा रहा है, यूएसए का मैंगो, वो एक्सपोर्ट सब्सिडी लगने के बाद बस 100 रुपए में बेचा जाएगा, 100 रुपीज। अब भारत में मैंगो मिल रहा है 150 में, अमेरिका से जो सब्सिडाइज मैंगो आ रहा है वो 100 रुपए में, तो सस्ती चीज ज्यादा खरीदी जाएगी ना, तो इंडिया का मैंगो कोई खरीदेंगे नहीं। तब ये जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी के कारण आ रहा है। डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग ऐसे एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। So all those subsidies that make the export of agriculture product cheaper are called export subsidies. These are basically
प्रिज्यूम टू हैव ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिया का मैंगो कोई खरीदेगा नहीं, तो ये ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है वहां पे। तो इस तरीके की सब्सिडीज नहीं मिलनी चाहिए, ये डब्ल्यूटीओ का कहना है। तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एओए के अंदर 3 तरीके की चीजें कवर की जाती है, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सब्सिडीज एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी। गाइस डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड और भी एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इन एग्रीमेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।